नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि अब आपको भी पता है कि पिछले महीने हालांकि मोदी सरकार पुनः जीत के आई है, लेकिन फिर से एक नई सरकार का गठन हुआ है, नए मंत्री बने हैं, नए तरीके से फिर सारा कामकाज चल रहा है। देश की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार ऐसा काम करे जिससे व्यवसाय जो है वो ज्यादा और बढ़े और व्यवसायियों को भी फायदा मिले। खासकर हम बेगूसराय में हैं और अपने जिले की बात करें तो यहाँ व्यवसायियों की सुरक्षा और उनके वर्क को लेकर लगातार संघर्ष भी होते रहे, आंदोलन भी होते रहे और व्यवसायी के जो संघ के लोग हैं वो चिंतित भी रहे हैं और लगातार घटनाएं भी होती रही है यहाँ पर। हालांकि कई घटनाओं का उद्भेदन भी होते रहा, लेकिन जो व्यवसायी बेगूसराय के जो व्यवसायी है उनके मन में हमेशा लगातार चिंता बनी रहती है कि वो बिजनेस कर पाएंगे ठीक ढंग से या नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी नीतीश की सरकार है और नीतीश सरकार में सरकार के द्वारा जो उनके भी नुमाइंदे हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि सरकार अभी जो व्यवसायी है वो ज्यादा सुरक्षित है, तो एक जंगल राज कहा गया था उससे बेहतर है। लेकिन कितने व्यवसायी सुरक्षित है और व्यवसायी कितने फ्रीली होकर काम कर पा रहे हैं, इन सब को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच हैं जिला व्यवसायी महासंघ के महासचिव अजित गौतम जी और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीका से जो है बेगूसराय में व्यवसाय सुरक्षित है और किस तरीके से बेगूसराय में व्यवसाय काम कर रहे हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बेगूसराय में खासकर आप इतने दिनों से महासचिव हैं, कई वर्षों से महासचिव हैं व्यवसायी महासंघ के, तो क्या लग रहा है कि बेगूसराय में जो आप व्यवसायी है वो क्या व्यवसाय अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले संजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने एक व्यवसायी को अपने चैनल के माध्यम से अपने विचार को रखने का एक मौका दिया और सभी व्यवसाय बंधुओं को भी हमारा नमस्कार। जैसा कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि व्यवसायी एक ऐसा वर्ग है, यूं आप कह सकते हैं कि व्यवसायी समाज का भूषण है, ऑर्नामेंट है। आप महसूस कीजिए कि जिस शहर में, जिस कस्बा में, जिस राज्य में सफल व्यवसायी नहीं है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, तो वहां की क्या स्थिति होगी। क्योंकि हमारा सीधा जुड़ाव, व्यवसायियों का सीधा जुड़ाव देश, प्रदेश, जिला के विकास से होता है। आप समझ सकते हैं कि हम अगर 1 रुपए का भी सामान बेचते हैं तो उस पर हम सरकार को जीएसटी देते हैं। विभिन्न उत्पादों में अलग अलग जीएसटी का रेट 5% से लेकर 28% तक। पहली बात। दूसरी बात, हम व्यवसायी शहर के नागरिकों को एक अच्छा माहौल भी देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप समझिए कि शहर में अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा होटल है, अच्छी शोरूम्स हैं, कपड़े की अच्छी दुकानें हैं, तो अगर आपको खरीदना हो, समझ रहे हैं, अगर नहीं होंगे तो आप कहाँ जाइएगा? 100 किलोमीटर जाइएगा, 200 किलोमीटर जाइएगा। तो हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को करते हुए कई काम एक साथ कर रहा है। सरकार को टैक्स दे रहा है जिसमें देश का विकास है, समाज को फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधाएं, निश्चित रूप से उसका पैसा लेता है, लेकिन पैसा लेके भी तो सुविधा दे रहा है। हम तो समाज के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए 2-3 मुख्य इसमें बिंदुएं हैं। हम जब भी बात करते हैं व्यवसायिक सुरक्षा का तो सीधा लोगों के मन में वो अपराधी या पुलिस वाला बात जाता है। मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा गंभीर बात करना चाह रहा हूं। वो तो हम व्यवसायियों के व्यवसायिक हित की सुरक्षा, जैसा कि हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, देश का हर एक नागरिक की जवाबदेही सरकार की होती है। मतलब गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन टू ऑल द सिविलियंस। अब हम व्यवसायियों की बात करें, हम अपने पूरी जिंदगी में पता नहीं कितना टैक्स देते हैं सरकार को, हम कमाते हैं, सीधा टैक्स सरकार को देते हैं, जिससे सरकार का विभिन्न तरह की योजनाएं चलती है। लेकिन क्या सरकार ने हमारे व्यवसायिक हित के बारे में सोचा है? हमारे व्यवसायिक हित की सुरक्षा के बारे में सोचा है? मैं पुनः उस बात को
थोड़ा सा छूना चाहता हूं, वो व्यवसायिक हित की बात जो मैं कह रहा हूं, नोटबंदी, जीएसटी। आज तक भले लोग इस पे बात नहीं करना चाहें, लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी राजनीतिक दल में उनकी आस्था हो, लेकिन एक एक अगर उनसे आप दिल पे हाथ रख रख के कहिएगा, आप बताएं, भले कैमरे पर नहीं कहें, लेकिन वो कसक आज पूरे व्यावसायिक समाज में है। आप आज आए दिन आप देखते हैं कि बड़े व्यवसायियों की संख्या, निश्चित लोगों का पूंजी बढ़ रहा है, और मिडिल क्लास व्यवसायी खत्म हो गए हमारे समाज से। क्यों खत्म हो गए? उसका सबसे बड़ा कारण है वो नोटबंदी। उसका सबसे बड़ा कारण है गलत टैक्स स्ट्रक्चर। आप बताइए, सरकार आज रोज कहती है कि हम छोटे सीमांत व्यवसायियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये संजीव जी, व्यवसायी हम दुकान वाले ही नहीं है, सिर्फ व्यवसायी वो भी है जो एक रिक्शा चला रहा है, वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, रोड पे चलाता है, कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, भले खरीदने में 28% जीएसटी दे दे, वही व्यवसायी है। चाय दुकान में वाला भी व्यवसायी है। तो मैं आपके माध्यम से मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि उसके लिए क्या आपकी नीति है? आज वो रोड पे काम कर रहा है, ना उसकी कोई भविष्य की गारंटी है, ना उसके बच्चे की गारंटी है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। और समाज तभी सबल होगा जब वो अंतिम पंक्ति का व्यवसायी जो रोड पे चाय बेच रहा है खड़ा होके, उसकी क्या महत्व है हमारे समाज में। आप देखिए, आप कहीं जा रहे हो नेशनल हाईवे पे, आपको प्यास लगे, अगर वो रोड पे दुकान नहीं हो, आप पानी पी सकते हैं, उस समय महत्व पता चलता है। तो मेरा ये मानना है कि संपूर्ण व्यवसायिक समाज को इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और सरकार को इसकी नीति बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने जो नई नीति बनाई है, सरकार के जो अभी मैं भी वित्त मंत्री का भाषण सुनता हूँ, या जी अगर उनका जी जी जो है सरकार के जो भी नुमाइंदे उनके तरफ से भाषण कि बैंकों को स्पेशल, खासकर नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद ये कहा गया कि बैंकों से ट्रांजैक्शन बढ़े, बैंक भी लोन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे, इस तरीका का वो गाइडलाइन भी जारी किए गए। तो आपको अभी खासकर बेगूसराय की बात करें तो बैंकों की कितनी अच्छी भूमिका लग रही, क्या लग रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद बैंक को जिस तरीका से गाइडलाइन दिए गए थे कि आप जो है छोटे छोटे सीमांत लोगों को भी जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें कितना उनका योगदान लग रहा है? बिल्कुल, देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने सही कहा, सरकार ने तो नीति बना दी कि हम मुद्रा लोन के माध्यम से या कई लोन के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को देंगे लोन। आप एक बार देख लीजिए, जो आज किसी को कोई चाय दुकानदार, पान दुकानदार है, छोटा खोमचा लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो बैंक चला जाए, उसको गेट के अंदर गार्ड नहीं घुसने देगा। आप लोन की बात कर रहे हैं, ये वस्तु स्थिति है, आप भी मानेंगे। आप कोई बगल में स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, अगर वो चाय वाला या सब्जी बेचने वाला अगर मैनेजर के गेट पे चला जाएगा, आपको क्या लगता है उसको गेट पे घुसने? वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, मिल किनको रहा है? सरकार की नीतियों का पुनः जो लाभ उठा रहे हैं बड़े व्यवसायी उठा रहे हैं। इसी का तो कारण है कि बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे खत्म हो गए और बीच वाले खत्म होने के कगार पे हैं। ये एक्चुअल, तो मैं इस व्यवसायिक हित की बात कर रहा था, क्योंकि हमारा व्यवसाय रहेगा तब तो। आज हमारे लिए संजीत जी, आप समझिए, आज व्यवसायियों को अपने पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप एक चीज समझिए, आप जीएसटी लाए, अच्छी बात है। अगर अगर कोई व्यवसायी, कोई ऑटोमोबाइल का व्यवसायी है, 28% जीएसटी है, हम 10 गाड़ी बेचते थे, उसका दाम अगर 20 लाख था, तो अभी क्या था, उस समय हमको 20 लाख में 10 गाड़ी मंगाते थे, गाड़ी बेचते थे, बेचने के बाद टैक्स लेते थे हम कस्टमर से, बाद में सरकार को देते थे। तो आज तो हमको खरीदते वक्त 28% रेट बढ़ गया ना, तो मेरी पूंजी 25% मेरा पूंजी बढ़ गया, सीधा उस पूंजी के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। समझ रहे हैं? क्या इस बात की कोई बातें करते हैं? मतलब कहने का मतलब जैसे बैंक से आपने पहले ही जीएसटी का लोन उठा लिया या बिल्कुल, कैपिटल उठा लिया, और वो तो इंटरेस्ट चल रहा है, बिल्कुल, तो जाकर 28 ना हो तो वो 30-40% 30-40% पे हो गया ना। अब दूसरी बात समझिए, कितनी बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा समाज, हमारे, क्योंकि देखिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? मतदाता है, वोट है। एक व्यवसाय के लिए पैसा ऐसे पीएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो राजनीतिक दल के लिए क्या है? वोट है। अब आप समझिए सीधी कि
लोग ये नहीं समझ रहे हैं, सरकार बोलती है मुफ्त में ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अरे भैया ऐसा है ना कि एक सुई भी आप खरीद रहे हो उस पर जीएसटी लग रहा है 30%। वो तो आप दे रहे हो, आपका लेके आप ही को वापस किया जा रहा है और हम बन रहे हैं कि भाई हम बड़े दाता बन गए। दूसरी बात, मैं इससे भी थोड़ा सा चाह रहा हूं, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आप लोन दीजिए, मतलब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाइए। पैसा अगर बैंक देती है मार्केट में लोगों को ऋण के रूप में, तो क्या होगा, मार्केट में कैश आएगा, कैश आएगा तो लोग को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। यही इकोनॉमिक्स का मोटा मोटा नियम होता है। दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन, पिछला वित्तीय वर्ष भारत के इतिहास का पहला वित्तीय वर्ष था जिस वित्तीय वर्ष में हर एक क्वार्टर में रेपो रेट बढ़ाया गया आरबीआई के द्वारा। 7% हर एक रेपो रेट बढ़ाया गया। मतलब रेपो रेट बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि इंटरेस्ट का रेट सीधा बढ़ गया आपका। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब होता है कि लोग लोन लेना कम कर देते हैं। एक तरफ कह रहे हैं लोन दीजिए, आप इंटरेस्ट बढ़ा दिए कि लोग ले नहीं पावे। आप समझ देखिए क्या क्या मतलब ये खेला है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोन लीजिए और एक तरफ आप रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि कैश फ्लो मार्केट में कमा। और एक इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी पॉलिसी है कि महंगाई को कम करने का दो उपाय होता है, याद दीजिए, उत्पाद बढ़ाने की क्षमता तो सरकार में है नहीं। लेकिन सर एक बात उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम फील करते हैं, हम भी बाजार में जाते हैं, तो हम खासकर छोटे व्यवसायी की बात कर रहे हैं जो सब्जी बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं। तो जब कोरोना काल था और जीएसटी आया था तो एक मुद्रा लोन के तहत उन लोग को भी दिया गया पैसा। और नगर निगम के क्षेत्र की बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर 3,000 से 4,000 लोगों को दिया गया, इसमें कहीं कोई है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि वो बिजनेस 50,000 पर वो बिजनेस को सर्वाइवल नहीं दे पाए। अब है कि वो एनपीए भी हो गया है और एनपीए के कारण बैंक देने के समय ही बहुत दिक्कत से दी। तो उसमें नगर निगम का कहिए जो था कि उसने प्रेशर डाल के बिल्कुल दिलवाया। लेकिन अब ज्यादातर लोग का एनपीए हो गया, चाहे उसका बिजनेस पॉलिसी खराब रहा हो या मार्केट उस तरीके से नहीं, वो अलग अलग डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अब एनपीए हो गया वो और मुसीबत में है। तो वैसे लोगों के लिए आप एज ए महासंघ के महासचिव के तौर पर किस तरीके से उसका क्या सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें मुख्य बात क्या है कि एनपीए निश्चित रूप से आपने सही कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था में कि एनपीए होता है। अब मैं एक दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मान लीजिए जो छोटा और सीमांत व्यवसायी है उसमें 10% केस एनपीए हुआ, 20% हुआ होगा, 25% हुआ होगा, 50% हुआ होगा। अब 50,000 के रेट से भी देख लीजिए तो जो बड़े बड़े लोगों का 10-10 लाख 2-2 लाख करोड़ एनपीए को राइट ऑफ किया जाता है और फिर उनको दूसरी बैंकिंग व्यवस्था मिल जाती है, तो उस पर क्या जवाब है? और ये 50,000 के एनपीए हो गया तो उसके पीछे पूरा आगे का पूरा बंद कर दिया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, आपको विडंबना होगी ये जान के। और मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे शुरू से वित्तीय पॉलिसी चल रही है। मैं किसी सरकार के विरोध या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए, आश्चर्य होगा, एक आप घर बनाइएगा अभी संजीत जी, तो बैंक कहेगा कि आप मॉर्गेज कीजिए घर, आपका कवाला वाला सब करवा लेगा मॉर्गेज। अगर दुर्भाग्य से आप किस्त नहीं दे पाए वो नीलाम कर देगा। अब दूसरी तरफ अगर आप बड़े व्यवसायी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप 500 करोड़ का लोन लीजिए, उसमें कोई मॉर्गेज नहीं होता है। आश्चर्य होगा आपको। आप कहीं जमीन लीज कर लीजिए, लीज जमीन पे आपको लोन मिल गया, आप इक्विपमेंट्स मंगा लिए, और अगर वो यूनिट फेल हो गया तो प्रमोटर को कुछ नहीं होता है, वो कंपनी नीलाम होती है। अब प्रमोटर तो फिर घूम रहा है दूसरा जगह, फिर 500 करोड़ का ले लेगा। ये वित्तीय व्यवस्था हमारी है। तो मैं वही कह रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, वो कल्पना मतलब समाजवाद की थी, वो पूरी तरह भी जमीन पर नहीं उतरी, पूंजीवाद की नहीं थी। समझ रहे हैं? और देखिए, मैं फिर घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है, लेकिन ये किसी एक सरकार का फेलियर नहीं है, ये हमारा पूरे सिस्टम का फेलियर है कि एक 50,000 का लोन लिया, उसके पीछे बैंक घूमती रहती है, और एक 500 करोड़ का लोन लिया है, उनका राइट ऑफ करके सेटल हो जाता है और इनको कुछ नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आप सरकार हैं, आप व्यवस्था देते हैं, आप बहुत बड़ी व्यवस्था में हैं, हम व्यवसायी हैं, हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण हमारा लोन एनपीए हो गया हो। मेरा ये मानना है
कि उस पे सकारात्मक विचार बैंक करती भी है, ऐसा कि नहीं करती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सकारात्मक विचार होता भी है, लेकिन बात वहीं घूम के आ जाती है कि एक बार किसी तरह उसको 50,000 का ऋण मिल जाता है, अगर वो एनपीए हो गया तो जिंदगी में वो गेट पे जा नहीं सकता, वो बात ही नहीं कर पाएगा, तो उस पर कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरी बात करना चाहते हैं कि ये तो खैर एक सिस्टम की बात हो गई। अब जो एक समस्या जो एक खास बेगूसराय में देखा जाता है कि व्यवसायियों पर आपराधिक हमले या आपराधिक लूट कहिए जो कहिए, जी ये जी। भी एक मुद्दा बना है जिसको लेकर आप लोग बिल्कुल महासंघ जो लगातार बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल। करता रहा है। तो अभी क्या स्थिति देख रहे हैं, और जो आपने इतना दिनों से इस बात को लेकर संघर्ष किया, कई घटनाएं भी हुई, लूट की घटनाएं खासकर सोने स्वर्ण आभूषण में बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है कि उसमें क्या कुछ आप कुछ तब्दीली कर पाए, क्या सुरक्षित हुए हैं व्यवसायी, या अभी भी वहीं पर? देखिए, इसमें मुख्य तौर पे मेरा ये मानना है कि व्यवसायी सबसे कमजोर वर्ग है हमारे समाज का अपराधियों के लिए, अपराध को करने के लिए, क्योंकि हमारा जगह निश्चित है, हमारा आना निश्चित है, हमारा जाना निश्चित है। थोड़ा सा लोग समझता है कि कब पैसा आता है, कब पैसा जाता है, विभिन्न व्यवसाइयों में ये लोग तुरंत रेकी करके समझ जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि वो जो मानसिकता बनी हुई है प्रशासन की, नॉर्मल आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सा व्यवसायी अगर कोई मदद के लिए प्रशासन के पास जाता है, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा एक एफआईआर भी करना अगर होगा, उनको 5 घंटा वहां बैठना पड़ेगा। ये परिपाटी चली आ रही है, ये 50 साल से परिपाटी चली आ रही है। हालांकि सुधार हुआ है, उसमें सुधार हुआ है विगत दिनों में, जब से महासंघ ने विभिन्न मुद्दों को लेके बेगूसराय प्रशासन के साथ अपना आंदोलन किया, अपना सख्त रवैया किया, तो बेगूसराय में निश्चित रूप से जिला प्रशासन का व्यवसायियों के प्रति खासकर व्यवहार में थोड़ी सी नरमता आई है। हमारी बातें सुनते हैं, मतलब सुनी जा रही है। हाँ, इसमें अब है क्या कि, लेकिन उसमें गुंजाइश बहुत है अभी कि उसमें मतलब ये नहीं हो देखा जाए कि भाई कौन है, कहां से आए हैं, कौन उनके लिए कहे हैं, कौन पैरवी किए हैं। एक सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि कोई भी व्यवसायी प्रशासनिक मदद के लिए बिना बेखौफ, बिना रोक ठोक के चला जाए प्रशासन के पास और उसको मदद मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि पिछले दिनों घटनाएं हुई थी, निश्चित रूप से जो घटनाएं चल रही थी पिछले 4-5 साल से, हालांकि पिछले साल भी हुई कई घटनाएं, तो ये हमारा ये भी मानना है कि 100% पूर्ण विराम लगाना तो असंभव है किसी भी प्रशासन के लिए। लेकिन मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूं, डर। प्रशासन को ये व्यवस्था करनी होगी, करनी चाहिए कि अपराधियों के मन में डर रहे कि अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो इसकी सजा हमको मिलेगी। मतलब प्रशासन ने अपने को चुस्त दुरुस्त किया है, इसमें कहीं से कोई अतिशोक्ति नहीं है। विभिन्न पुलिस अधीक्षकों के समय में तरह तरह की अपने अपने हिसाब से प्रशासन को चलाया, व्यवस्थाएं हुई, हम लोग सभी अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ। लेकिन अभी भी थोड़ी सी जो जरूरत है, गुंजाइश है, डर। अपराधियों के मन में ये डर बना रहे कि अगर हम कोई अपराध करते हैं व्यवसायियों के प्रति, तो पुलिस प्रशासन हम पे हाथ धो के पड़ेगा और हमको सजा तक ले जाएगा। अभी क्या है देखिए, थोड़ा सा गैप था, पहले हमको मदद नहीं मिलती थी, अब मदद मिल रही है। उद्भेदन कम होता था, अब उद्भेदन भी हो रहा है। मतलब पुलिस पकड़ के अपराधियों को जेल में भेज रही है। अब एक काम बच गया है, मैं उस पर आपका ध्यान कि उसको सजा मिले। जैसे आप एक प्रक्रिया में 1 से Z तक जाते हैं, तो 2 काम तो हम कमोबेश कर चुके हैं, प्रशासन का इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। एक काम बचा हुआ है कि उसको जेल में जाने के बाद फिर छूट जाता है बेल लेके, उसको सजा मिले। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो डर डर तभी व्याप्त होगा कि सजा आप हुआ। लोग का जो डिमांड था कि शहर में सीसीटीवी लगे, पुलिस पिकेट बने, पेट्रोलिंग बने, तो ये तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ डिमांड ये सब पूरा हुआ है। हाँ, कभी जब घटनाएं होती है तो थोड़ा देर के लिए पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ता जरूर है कहीं पे, जैसे यही हर हर महादेव चौक पर लगाया गया था। अब आप ही बताएंगे कि यहाँ रेगुलर चेकिंग होती है या नहीं होती है? क्या लग रहा है कि मतलब उसमें जो आप लोग की डिमांड थी वो पूरा हो?
देखिए, उसमें मुख्य बातें ये है संजीव जी की मैं जैसा कि मैंने कहा कि अलग-अलग पुलिस अधीक्षक के समय में अपनी अलग व्यवस्थाएँ होती हैं। अभी जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जी हैं, क्योंकि पुराने पुलिस अधीक्षक के समय में हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, उस हिसाब से बात चल रही थी। हाँ, ट्रैफ़िक की बनाई थी प्लस नहीं ट्रैफ़िक के लिए तो अभी भी चर्चा हुआ है। पिछले महीने ही 5 तारीख को उनके साथ बृहद बैठक हुआ था व्यवसायियों का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई क्या-क्या समस्याएँ हैं, उस पे बात किया जाए। तो हमने कुछ उनको पॉइंट्स बताए थे कि जहाँ पे हमको सुरक्षा की ज़रूरत है या जहाँ पे चेकिंग हो, तो उसमें थोड़ा-सा उन्होंने अपने साथ तब्दीली भी किया। जैसे हम हर चौक पे परमानेंट यहाँ पे चाह रहे थे, सारे एग्ज़िट और इन पॉइंट पे एक पिकेट लगा हो। कम से कम व्यावसायिक आवर में सुबह 9 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक, जिससे एक मन में लगे अच्छा वहाँ पे है खड़ा, तो लोग सोचने से पहले 2 बार सोचेगा, कहीं वहाँ पकड़ा तो नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं हम मतलब 8-10 पॉइंट चिन्हित किए हैं, अधीक्षक महोदय ने बताया और रेंडमली हम चेक कर रहे हैं। जैसे अभी हम ट्रैफिक चौक पे चेक कर रहे हैं और तुरंत हम कहाँ करेंगे वो हम ही को पता है, वो किसी को हालाँकि ये भी एक अच्छी पहल है। हाँ, जी, जी। कोई नहीं लगेगा कि अच्छा अच्छा वहाँ वहीं रहता है, हम दूसरे तरफ से घुस रहे बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा रेंडमली हम कर रहे हैं, तो असर तो है, इसका असर है। प्लस पेट्रोलिंग की जहाँ तक बात है क्योंकि आपको जैसा कि विदित है कि हमारे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इतना कंजेस्टेड मेन रोड है कि यहाँ पे अंदर में पेट्रोलिंग का एक ही व्यवस्था बाइक है। लगातार देना हाँ, कोई फोर व्हीलर तो घुस नहीं सकती है और बाइक से जो 3-4 शायद बाइक 112 नंबर वाली बाइक भी उस इसमें मनीष सर बता रहे थे कि आई है कि हम लोग इसमें लगा रहे हैं। तो कभी-कभी दिख भी जाती है, हम लोग तो ऑफिस में रहते हैं, लेकिन कमोबेश अभी हम लोग व्यवस्था से लग रहा है कि व्यवस्थाएँ ठीक चल रही है। मतलब कोई ऐसी ऊपर वाले की भी दया है और हमको लग रहा है प्रशासन के निश्चित रूप से थोड़े सचेत हैं, तो अभी तक तो मोटा-मोटा ठीक ही चल रहा है। उम्मीद करेंगे यही चले, अब आने वाले फेस्टिव सीजन में 1 महीने के बाद अगस्त के बाद जो त्योहारों का माहौल आता है, उसमें थोड़ी-सी सख्ती की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब वो कुछ प्रशासन त्योहारों को लेकर अभी से ही अलर्ट हो जाए। हाँ, बिल्कुल। एक रणनीति बना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी अगस्त में अगर रणनीति बना ले और तो हमको लगता है जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीना हम लोग अपने पूरे व्यवसाय का 60% धंधा करते हैं। और उसी पे हमारा व्यवसाय चलता है, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, सबका रोज़गार बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें प्रशासन को चाहिए कि अगस्त के आस-पास एक रणनीति बना ले। आप लोग से साथ बिल्कुल, हाँ, हम लोग के साथ तो बैठते ही हैं वो लोग और हम उम्मीद करेंगे कि अभी इस पे भी हम लोग से बात होगी और अच्छा रहेगा, प्रशासन का सहयोग हम लोग को मिलेगा। चाहिए भी हम लोग को सहयोग क्योंकि प्रशासन के भरोसे ही हमारे कस्टोडियन हैं, उन्हीं के भरोसे हम दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जी। चलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बातचीत जी। की। ये थे हमारे साथ जिला व्यवसायी महासंघ के महासचिव अजीत कुमार जी और अजीत गौतम जी। तो जिस तरीक़ा से इनसे बातचीत की तो इन्होंने सिर्फ़ ना कि व्यवसायी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, बल्कि सबसे ज़्यादा चिंता इन्होंने जताई वो छोटे जो व्यवसायी हैं, ख़ासकर जो सब्ज़ी बेचते हैं या जो ठेला लगाते हैं, उसको लेकर चिंता जताई और सिर्फ़ चिंता ही नहीं जताई बजाते एक तार्किक रूप से उसका एक पूरा डाटा भी खींच के बताया कि क्यों इसको घाटा हो रहा है और कैसे ये लोग धीरे-धीरे और गरीब होते जा रहे हैं। तो निश्चित है कि व्यवसायियों की जो चिंता है उस पर सरकार को थोड़ा-सा ध्यान देना होगा और खासकर जो छोटे व्यवसायी हैं, उनके प्रति थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर या ऐसा कहिए कि ऐसी कोई रणनीति बनाई जाए जिससे वो आगे बढ़ सके, बैंकों का भी उनमें सहयोग मिले और उनको एक जिस तरह बड़े व्यवसायियों को छूट दी जाती है, उनको जब वो एनपीए होते हैं, तो इनको भी कुछ ऐसा दिया जाए ताकि ये भी जो है सर्वाइवल की तरफ बढ़ सके और जो अभी खासकर सुरक्षा को लेकर है, उससे ये अभी तत्काल संतुष्ट है और आने वाले दिनों में चाहते हैं कि इसी तरीक़ा से बना रहे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।